Biological function of starch, glycogen, cellulose, cell wall polysaccharide, acid mucopolysaccharides. ओके, अब इसकी तरफ ही हम जा रहे हैं. Polysaccharides are complex carbohydrates. In polysaccharides, 10, 100 or even thousands of simple sugars are linked together through glycoside bonds. अब ये सब कुछ आई एम श्योर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा. आपको ग्लाइकोसाइड बॉन्ड भी पता है कि क्या है, ये भी पता है कि पॉलीसैकेराइड बनता कैसे. दे ओनली हैव वन फ्री एनोमेरिक OH ग्रुप. पॉलीसैकेराइड के पास सिर्फ एक फ्री एनोमेरिक OH ग्रुप मौजूद होता है. अब ये किस तरह, अब आप जैसे देखें ये पहला मोनोसैकेराइड है, इसका एनोमेरिक से कार्बन से जुड़ गया है दूसरा मोनोसैकेराइड, इसके एनोमेरिक कार्बन से जुड़ गया है तीसरा मोनोसैकेराइड. तो जब ये आगे आगे चेन लंबी होती जाती है तो लास्ट वाला जो मोनोसैकेराइड अटैच होता है उसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है. ये बात समझाई जा रही है यहाँ पर. For this reason, polysaccharides aren't reducing sugars and don't show noticeable mutar-rotation. Mutar-rotation का कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ अभी, तो इसलिए इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है. पॉलीसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ. कुछ शुगर्स रिड्यूसिंग होती हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग होती हैं. ये अगर आपके सिलेबस में हुआ तो मैं आपको पढ़ा दूँगी. फ़िलहाल अभी इस बात को आप रहने दें. सेल्यूलोज, मैं एक स्मॉल वीडियो जो है वो अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूँगी इसके लिए. सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और टू are most widely occurring, ये most widely occurring polysaccharide है, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन. सबसे पहले सेल्यूलोज कंसिस्ट ऑफ several thousand D-glucose units linked by 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स से ये जुड़े हुए होते हैं. लाइक इन सेलोबायोस के डिफरेंट. आपको ये स्ट्रक्चर ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी बुक में ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी का जिक्र है, बायोलॉजिकल फंक्शन का. ये बीटा ग्लूकोज है, ये भी बीटा ग्लूकोज है, ये भी बीटा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है. और इनमें 1,4 लिंकेज से पॉलीसैकेराइड बना हुआ है और इस पॉलीसैकेराइड का नाम है सेल्यूलोज. एप्लीकेशन ऑफ सेल्यूलोज. Nature uses cellulose primarily as a structural material to impart strength and rigidity to plants. Leaves, grasses and cotton for instance are primarily cellulose. Leaves, grass, ये आपको समझ आ गया होगा कि जो कॉटन ये सब प्लांट्स के वाले हिस्से सेल्यूलोज के बने होते हैं. सेल्यूलोज का काम होता है स्ट्रेंथ, मजबूती फराहम करना और रिजिड बनाना, सख्त बनाना प्लांट को. सेल्यूलोज ऑल्सो सर्व एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट. सेल्यूलोज एसीटेट एक कंपाउंड कमर्शली यूज़ होता है. इसको बनाने में भी सेल्यूलोज रॉ मटेरियल. सेल्यूलोज एसीटेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो ये फ़ाइबर्स, डिफरेंट तरह के फ़ाइबर्स बनाने में यूज़ होता है. बहुत तरह की प्लास्टिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है और फोटोग्राफिक फिल्म्स बनाने में इस्तेमाल होता है. फिल्म्स बनाने में इस्तेमाल होता है और डायलिसिस में इसकी फ़िल्म यूज़ होती हैं, डायलिसिस वगैरह में यूज़ होता है ये, और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके. इट इज़ नॉन कमर्शली एज एसीटेट रेयन के तौर पे इसको जाना जाता है कमर्शली. सेल्यूलोज को सेल्यूलोज नाइट्रेट नोन एज गन कॉटन इज़ द मेजर इंग्रेडिएंट इन स्मोकलेस पाउडर. सेल्यूलोज नाइट्रेट स्मोकलेस पाउडर बनाने में यूज़ होता है. अब स्मोकलेस पाउडर क्या होता है? ये एक धमाका खेज मवाद होता है, एक्सप्लोसिव प्रोपेलेंट यूज इन आर्टिलरी, शेल्स, गोला बारूद वगैरह में इसका इस्तेमाल है. तो ये एज आपकी किताब में यही लिखा हुआ है और इसकी डिटेल्स मज़ीद आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसका बायोलॉजिकल फंक्शन पढ़ना है. In cells, hydrolysis of cellulose is accomplished by an enzyme called beta-glucosidase, which cleaves all beta-glycoside bonds formed from glucose. A beta-glycosidase is the general name of, यानी कि cells में of an enzyme that hydrolysis
हाइड्रोलाइसिस बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज। शॉर्ट समराइज अगर मैं सारी बात को करूँ वो ये है कि सेल्स के अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम होता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज। बीटा ग्लाइकोसाइडेज का काम ही ये है कि वो सारे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस को तोड़ के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ह्यूमंस डू नॉट पोजेस दिस एंजाइम, ये वाला एंजाइम ह्यूमंस के पास नहीं होता, देयरफॉर दे कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। रूमिनेंट एनिमल्स ऑन द अदर हैंड सच एज कैटल, रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो खाते हैं पत्ते वगैरह, और ये वो एनिमल होते हैं जो कि खाना एक दफ़ा खा लेते हैं और बाद में उसको रीगर्जिटेशन से या दोबारा, जिसको उर्दू में जुगाली का वर्ड कहते हैं, आई डोंट नो उर्दू में जिसमें भी दोबारा से खाने को चबाते हैं। आप उन एनिमल्स को अगर देखेंगे तो वो खड़े हुए बस मुंह चला रहे होते हैं, तो एक दफ़ा खाने के बाद उसको फिर वो दोबारा से चबाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। इन एनिमल्स की एग्जांपल है कैटल, डियर, कैमल, शीप, काऊ, ये सब इसी में आते हैं। इनके पास बैक्टीरिया मौजूद होता है, उस बैक्टीरिया के अंदर ये वाला एंजाइम होता है बीटा ग्लूकोसाइडेज इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये वाला एंजाइम जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। इसी वजह से ये बड़े आराम से घास, पत्ते शत्ते सब खाते हैं और ये इनका मेजर फूड होती है। नेक्स्ट है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसमें भी 1,4 लिंकेज होता है, लेकिन कौन सा 1,4 लिंकेज होता है? अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होता है। स्टार्च कहाँ मौजूद होता है? पोटैटोज़ में, कॉर्न में और बहुत से सीरियल ग्रेन्स में होता है। स्टार्च की दो टाइप्स होती हैं, एक एमाइलोज स्टार्च है, दूसरा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो स्टार्च है वो इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, और एमाइलोपेक्टिन सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। एमाइलोज अकाउंट्स फॉर अबाउट, जितना भी टोटल स्टार्च होता है उसमें से 20% एमाइलोज होता है और बाकी 80% एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज के बारे में बताया हुआ है कि 20% स्टार्च में टोटल 20% एमाइलोज होता है, और इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स सेवरल लिंक्ड बाय 1,4। ये कोई सेम बात रिपीट हो रही है। एमाइलोपेक्टिन ऑन द अदर हैंड 80% होता है। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन एमाइलोज, अनलाइक सेल्यूलोज एंड एमाइलोज विच आर लीनियर। एमाइलोज का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक मोनोसेकेराइड है, एक मोनोसेकेराइड यूनिट है, उसके साथ दूसरा मोनोसेकेराइड लीनियर फैशन में अटैच्ड है, उसके साथ तीसरा मोनोसेकेराइड लीनियर फैशन में। तो एमाइलोज का स्ट्रक्चर तो इस तरह होता है। एमाइलोपेक्टिन का ऑन द अदर हैंड कैसा होता है कि एक मोनोसेकेराइड अटैच है, दूसरा मोनोसेकेराइड अटैच है, तीसरा अटैच है, और इसकी यहाँ से एक ब्रांच भी निकलती है, इसमें ब्रांचिंग होती है। तो ये लीनियर फैशन में नहीं होता, बल्कि इसके अंदर ब्रांचिंग भी होती है एमाइलोपेक्टिन के अंदर। एमाइलोपेक्टिन कंटेन्स 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइड ब्रांचेस अप्रॉक्सीमेटली एवरी 25, यानी हर 25 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद एक 1,6 अल्फा लिंकेज बनता है। 1,6 लिंकेज किस तरह से बनता है कि पहले ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज यूनिट के कार्बन नंबर 6 से जुड़ा हुआ होता है, तो ये इस तरह 1,6 लिंकेज बन जाता है। स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन माउथ एंड स्टमक बाय अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। अब ये बातें आपको समझ आ रही होंगी क्योंकि आप इन टर्मिनोलॉजी से वाबस्ता हो गए हैं, तो आपको समझ आ गई है कि अब ग्लाइकोसाइडेज का मतलब है ये एक एंजाइम है। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जिनका कोई ना कोई फंक्शन होता है। यहाँ पर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात हो रही है, वो एंजाइम्स जो कि बॉडी में किसी ना किसी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। यूजुअली किसी भी एंजाइम का नाम जो है वो उसके उसी चीज़ से लिंक करके रखा जाता है जिस चीज़ को उसने डाइजेस्ट करना होता है। जैसे अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेज इसमें रखा है क्योंकि अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को इसने डाइजेस्ट करना है। दीज एंजाइम्स कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोसाइड बॉन्ड्स एंड रिलीज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ये सारा कुछ लाइक मोस्ट एंजाइम अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेजेस आर हाईली सिलेक्टिव। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो इसलिए मैं आपको ये बात, आप लोगों को ये नहीं मे भी पता हो बात कि
एंजाइम्स का बहुत ही सिलेक्टिव एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो है वो जाके बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को भी तोड़ना शुरू करता है, ऐसा नहीं होता। जिसके लिए बना होता है वो उसी को ही ब्रेक करता है। They hydrolyze only alpha glycoside links in starch and leave the beta glycoside links in cellulose untouched. Thus, human can digest potatoes and grains but not grass and leaves. तो इस वजह से ह्यूमंस के पास जो है वो ये वाला एंजाइम मौजूद है, तो वो इससे पोटैटोज़ और ग्रेन्स को तो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रास और लीव्स को नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज़ द मेजर फॉर्म इन विच पॉलीसैकेराइड्स स्टोर्ड इन एनिमल्स में पॉलीसैकेराइड जो है वो ग्लाइकोजन होता है। पॉलीसैकेराइड जो स्टोर होते हैं एनिमल में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीमर, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इसके अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर होता है माइलोपेक्टिन की तरह, लेकिन ब्रांचिंग जो है वो और भी ज़्यादा है, माइलोपेक्टिन से भी कहीं ज़्यादा ब्रांचिंग एक्सटेंसिव होती है, बहुत फैली हुई होती है। ग्लाइकोजन जो है वो लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। व्हेन ग्लूकोज इज नीडेड फॉर एनर्जी इन द सेल, ग्लूकोज यूनिट्स आर हाइड्रोलाइज्ड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द ग्लाइकोजन। जब बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज टूट के ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज के यूनिट्स हाइड्रोलाइज होकर टूटते हैं और वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे फर्दर मेटाबोलाइज विद द रिलीज, मेटाबोलाइज होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज glycogen has a highly branched structure. There are many glucose units at the end of the branches. They can be cleaved whenever the body needs. टूट के ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। मज़ीद अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे बताएं। सेल वॉल पॉलीसैकेराइड्स और एक दो चीज़ें और हैं जो कि आपकी बुक में मुझे नज़र नहीं आ रही। ये सेल वॉल पॉलीसैकेराइड्स, एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स, ये देखते हैं क्या। अच्छा, अगर हम थोड़ी सेल वॉल की डिटेल में जाएं तो सेल वॉल प्राइमरीली 3 पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज, पेक्टिन्स और हेमीसेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज आपने देख लिया कि क्या है, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज मैं आपको ब्रीफली बता दें। पेक्टिन एक सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। एक ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, वो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड नहीं, वो पॉलीसैकेराइड जो स्ट्रक्चर्स बनाने में काम आते हैं। इसके अंदर गैलेक्यूरोनिक एसिड होता है, यानी कि ये एक कार्बोहाइड्रेट गैलेक्टोज की ऑक्सीडाइज फॉर्म गैलेक्यूरोनिक एसिड से बना होता है। ये नेचुरली फ्रूट्स में पाया जाता है और बहुत सारे और कंपोनेंट्स के साथ ये सेल वॉल बनाता है मिलके। अगर फूड में देखा जाए तो पेक्टिन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं फूड में, कि पेक्टिन को यानी फ्रूट्स में से निकाल के प्लांट्स में से निकाला जाता है और इसे खाने पकाने में इमल्सिफायर के तौर पे यूज़ किया जाता है, जेलिंग एजेंट, जेल्स बनाने के लिए, थिकनर, फूड को थिक करने के लिए और इस्तेमाल किया जाता है इसको। नेक्स्ट आपके सिलेबस में प्रोटियोग्लाइकेन्स का जिक्र है। Major biological function of proteoglycans derive from the physiochemical characteristics of glucosamine glycan component of the molecule, which provide hydration and swelling pressure to the tissue, enabling it to withstand compressional force. Proteoglycans basically क्या होती हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं और हैवीली ग्लाइकोसेटेड होती हैं। हैवीली ग्लाइकोसेटेड का मतलब है कि ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन के ऊपर ये सारे के सारे शुगर्स अटैच्ड हैं, बहुत सारी शुगर्स अटैच्ड हैं। ये तो हैवीली ग्लाइकोसेटेड प्रोटीन होते हैं। बेसिकली प्रोटियोग्लाइकेन यूनिट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोटीन एंड 1 और मोर कोवेलेंटली अटैच्ड ग्लूकोसामीन ग्लाइकेन चेन, यानी कि शुगर चेन जुड़ी हुई होती है। क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, जब शुगर जुड़ती है तो वो नाइट्रोजन के साथ लिंकेज बनता है, तो इसलिए इसको ग्लूकोसामीन ग्लाइकेन कहते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज अ सेरीन रेजिड्यू। सेरीन एक अमाइनो एसिड है। इतनी डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इसकी टर्मिनोलॉजी की समझ आनी चाहिए कि क्या है, क्योंकि ये एक नई चीज़ है। इसी तरीके से म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स होते हैं दैट आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, ऑफन इन म्यूकस
म्यूकस म्यूकस म्यूकस एक स्टिकी और जेलेटिनस मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, हमारे माउथ की लाइनिंग में से निकलता है, हमारे नोज़ की लाइनिंग में मौजूद होता है, हमारे हलक में, थ्रोट में, साइनसेस में होता है। इसको म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस के अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स मौजूद होते हैं। दे आर मोर कॉमनली कॉल्ड ग्लूकोसामिनोग्लाइकेन्स। इनको कॉमन, तो ये सिर्फ डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए। दैट्स इट। विद दिस यू हैव completed the carbohydrate section of biochemistry.